नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इंश्योरेंस और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। इस कार्यक्रम के लास्ट एपिसोड में दर्शकों हमने आपको इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम जानकारी दी थी कि आखिर इंश्योरेंस कराना लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या कुछ इसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ये सारी बातें, सारी जानकारी पिछले एपिसोड में आपको दी गई थी। आज भी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी और जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और मिलकर के एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट पुनीत गुप्ता जी का, जो कि LIC से 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और लगातार 28 सालों से इसी फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, MDRT सर्टिफाइड भी हैं। तो चलिए ऐसी खास शख्सियत से एक बार फिर से आप सभी को हम रूबरू कराते हैं। स्वागत करते हैं पुनीत गुप्ता जी का। नमस्कार पुनीत जी, आपका स्वागत है। पुनीत जी, पिछले एपिसोड में इंश्योरेंस से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपने दी थी। आपने बहुत अच्छे से हम सभी को समझाया था कि आखिर हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस कराना क्यों जरूरी है। आज भी इसी विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ अलग टॉपिक्स हैं, कुछ अलग पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब इंसान इंश्योरेंस कराने का मन बनाता है तो कौन सा इंश्योरेंस है जो व्यक्ति को सबसे पहले लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है चित्रा जी आपका। जब कभी भी हमें इंश्योरेंस लेना हो तो हमें सबसे पहले इंश्योरेंस का महत्व समझना चाहिए और उसकी उपयोगिता समझनी चाहिए। तो इंश्योरेंस का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे वालों को ये पैसा मिलेगा, लेकिन मेरा कहना इसमें थोड़ा सा दूसरा है। सबसे पहले वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए जो आपको ज़िंदा रहने में सहायक करती हैं, जैसे कि हेल्थ पॉलिसियाँ या मेडिक्लेम। क्योंकि दूसरी तरह की जो पॉलिसियाँ होती हैं वो मरने के बाद आपके पीछे वालों को पैसा देती हैं या उनका ध्यान रखती हैं, या फिर आपको बुढ़ापे में जाके पैसा देती हैं। लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसियाँ, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बीमे की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वित्तीय सहायताओं की, तब वो आपको पैसा देती हैं। तो मैं तो यही समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें अपने या अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, मेडिक्लेम लेना चाहिए। उससे 2 चीज़ों का इंश्योरेंस मिलता है। एक तो आपके शरीर का, आपकी बीमारियों के जो भी खर्चे आते हैं उनका इंश्योरेंस, साथ में जो आपका इमरजेंसी फंड है जो आपने इकट्ठा किया हुआ है दूसरे कामों का, उसका भी वो इंश्योरेंस होता है। क्योंकि जब अस्पताल जाके अस्पताल वाले 2 लाख 4 लाख मांगते हैं एक साथ इकट्ठा, तो आपका वो इमरजेंसी फंड निकल जाता है। लेकिन अगर आपने हेल्थ पॉलिसी या मेडिक्लेम लिया हुआ है तो आप उसको भी बचाते हैं और साथ में अपने प्राणों की भी रक्षा करते हैं। यही है मेडिक्लेम और यही सबसे पहले हमें लेना चाहिए। चलिए तो दर्शकों, यहाँ पर ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई है। पुनीत जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि अगर आप इंश्योरेंस कराने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बनी रहे और आपकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से सिक्योर रहे, पूरी तरह से महफूज रहे। अच्छा पुनीत जी, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसको लेने का क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए? मिनिमम कितने से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है? और जब मेडिक्लेम लेने की बात आती है तो वो हम किस किस तरह से ले सकते हैं और कितना % तक हमें जो है मिल सकता है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इनके ऊपर कभी विस्तृत से बात करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। लेकिन सबसे पहले हमें मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी चाहिए। मेडिक्लेम पॉलिसी का जो क्लेम मिलता है उसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे किसी भी अस्पताल में भर्ती रहना आवश्यक होता है। यदि आप किसी भी बीमारी के अंदर 24 घंटे या उससे ज़्यादा अगर आप अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो उसका जो भी बिल होता है वो कंपनी अपने नियम शर्तों के अनुसार, जो आपने पॉलिसी लेते वक्त देखी या पढ़ी होंगी या समझी होंगी, उनके अनुसार वो पेमेंट करती है। और कुछ पॉलिसी ऐसी भी होती हैं कि जैसे मान लीजिए आप 4 दिन या 5 दिन के लिए अस्पताल में एडमिट रहे, लेकिन उससे 1 महीने पहले या 2 महीने पहले भी आपने इलाज कराया होता है, OPD में कोई एक्सरे, कोई टेस्टिंग कराई होती है, या ठीक होने के घर आने के बाद भी आप अगले 1-2 महीने तक आप अपना इलाज कराते हैं, तो उसका भी सारा पैसा जो है वो कंपनी आपको रिइंबर्समेंट कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ समझ के आपको सबसे पहले मेडिक्लेम लेना चाहिए। अच्छा चलिए, ये बात हमें समझ में आ। और एक आपने पूछा कि कितने की या कैसे होती है, तो जो ये पॉलिसी होती हैं ये रूम रेंट के हिसाब से चलती हैं, अस्पताल के खर्चों के हिसाब से चलती हैं। तो वो पूरी बात आपको ठीक से अपने एडवाइज़र से समझ के तब लेनी चाहिए। और 4-5 हज़ार रुपये साल की प्रीमियम से लेके जैसे जैसे आप प्लान बढ़ाएंगे, जैसे फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से किस्त आगे तक बढ़ती चली जाती है। हमारे हिंदुस्तान में आज की तारीख में 1 लाख रुपए की पॉलिसी से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसियाँ उपलब्ध हैं। ऐसी पॉलिसियाँ भी उपलब्ध हैं जो आप यहाँ खरीदते हैं, लेकिन विश्व में कहीं भी किसी भी देश में जाके आप इलाज करा सकते हैं। वो आपके बजट और आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आप तय कर सकते हैं।
जी, और इसमें क्या मतलब इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि कोई व्यक्ति 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाए तो वो एक बार क्लेम ले सकता है, तो एक व्यक्ति अपनी हेल्थ पॉलिसी को लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कितनी बार लाइफ में जो है क्लेम ले सकता है? देखिए, हेल्थ पॉलिसी का जो टेन्योर होता है वो 1 साल होता है, ठीक है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका और आपके साथ उस कंपनी का। उसमें ऐसा कोई तय नहीं है कि आप एक बार ले सकते हैं। आप जब तक उस पॉलिसी के अंदर पैसे हैं, मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की पॉलिसी ली या 5 लाख की पॉलिसी ली, किसी बंदे को उसमें कैंसर हो गया, वो गया, उसने ऑपरेशन करवाया, 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया, फिर वो दोबारा गया, उसका कोई दोबारा टेस्ट होने हैं या दोबारा उसका जो वो जितनी बार भी पूरे उस 1 साल के टेन्योर में वो जितनी बार भी अस्पताल जाएगा, जब तक उसका पैसा बैलेंस है, वो कंपनी उसको हर बार, जब तक उसका 5 लाख या 10 लाख जो भी अमाउंट है वो पूरा नहीं होगा, जब तक वो कितनी बार भी क्लेम ले सकता है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो एक ही बार लेगा साल में वो कितनी बार भी ले सकता है जब तक उसका पैसा उसकी पॉलिसी में है। चलिए, तो जब तक आपका पैसा आपकी पॉलिसी में सेफ रहता है, आप कितनी बार भी क्लेम ले सकते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। यदि और कोई बात आप हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। इन्हीं नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आपको बाकी की सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, ये तो बात हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की, जो हमें सबसे पहला लेना चाहिए जब हम इंश्योरेंस कराने की बात पर आते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमने अपना करा लिया। अब सेकंड नंबर पर अगर हम कोई और इंश्योरेंस अपना कराना चाहते हैं तो वो क्या होना चाहिए? मैडम, वो होता है लायबिलिटी इंश्योरेंस। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई की हो, चाहे वो घर की इंस्टॉलमेंट की हो, चाहे वो कार की इंस्टॉलमेंट की हो, तो उन सबको जोड़कर आपको एक टर्म इंश्योरेंस इस तरह से प्लान करना चाहिए कि अगर आप नहीं हैं तो उनकी किस्त कौन देगा, या आपके बाद ऐसा ना हो कि वो बैंक आपका जो है वो घर वापस लेने के लिए आ जाए, कुर्की कर दे और बच्चे या आपकी वाइफ या आपका स्पाउस उस किस्त को ना भर सके। तो जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी आपके होने ना होने पर जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, उन चीज़ों का आकलन कर आपको एक ठीक सा टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, यानी लाइफ इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर और क्या क्या बातें होती हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो कराते समय हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि ये बात जो है माइंड से स्किप नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो? कोई ऐसी खास बात? कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, चाहे मेडिक्लेम लें, चाहे लाइफ इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस लें, सबसे पहले तो अगर आपके अंदर कोई, देखिए बहुत सारी कंपनियां सब अपने हिसाब से चेक कराती हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी गलत बात नहीं बताएंगे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसमें पॉलिसी में दर्ज कराएंगे, अगर आप मदिरापान करते हैं तो वो दर्ज कराएंगे, या आपको कोई पहले से बीमारी हो चुकी है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको ब्लड प्रेशर है। बहुत सारी बार जल्दी में या आप भूल जाते हैं, या आपने जिससे पॉलिसी कराई है वो दर्ज कराना भूल जाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सारी चीज़ों पर आप उनको दर्ज कराएं फॉर्म में। ऐसा हो सकता है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी लेते हैं वो उन वजह से आपका कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा ले, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए, लेकिन आप उसके बाद निश्चिंत रहिए, क्योंकि फिर आपको क्लेम में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंश्योरेंस कंपनियां इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी पॉलिसियां देती हैं। ये भी ऐसा भी नहीं है कि आप शराब पीते हैं या आप मदिरापान करते हैं या आप सिगरेट पीते हैं तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, या आप डायबिटिक हैं तो आपको नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि आपको कुछ पैसा ज़्यादा देना। चलिए, ये बात तो यहाँ पर पुनीत जी बिल्कुल सही है कि हमें जब भी फॉर्म फिल करना चाहिए तो हमें सारी डिटेल्स जो है वो जेन्युइन डिटेल्स हमें जो है देनी है। लेकिन इन केस अगर कोई डिटेल, कोई कॉलम रह जाता है, मान लीजिए कोई जानबूझ के नहीं गलत भरता है, लेकिन इन केस अगर कोई चीज़ रह जाती है फिलअप करने से, तो बाद में उसका क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है? क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है? सबसे बड़ा खामियाजा तो आपको यही भुगतना पड़ सकता है कि आपको क्लेम ना मिले। जैसे आपने पहले भी एक बार पूछा था मुझसे कि जी बहुत सारे लोग चक्कर काटते रहते हैं, क्लेम नहीं मिलते हैं, तो वो यही होता है कि उन्होंने फॉर्म में नहीं भरा। मान लीजिए किसी को पहले से कैंसर है, अब आप पॉलिसी लेने के लिए गए, वो लेकिन उतनी छोटी थी कि उसमें किसी मेडिकल टेस्ट की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, और आपने वो जो है पॉलिसी बनवा दी और कंपनी ने आपको दे भी दी। कुछ समय के बाद उसमें क्लेम आ गया। क्लेम में जब कंपनी ने इंक्वायरी किया तो पता चला आपका तो 3 साल से कैंसर का इलाज चल रहा था, या 2 साल से आपके किसी और बीमारी का आपका इलाज चल रहा था। तो इस तरह के क्लेम कंपनियां रोक लेती हैं कि आपने जो है गलत बयानी की, आपने पूरी बात ठीक से नहीं बताई थी। तो सबसे अच्छा यही है कि आप पूरी बात ठीक से बताएं और उसके हिसाब से पॉलिसी करें। ऐसा नहीं होता है कि छूट जाती हैं चीज़ें, ऐसा होता है कि हम छिपा लेते हैं कई बार, या आपका जो एडवाइजर होता है वो आपको सलाह देता है कि आप इसे छिपा लो। तो इस तरह से चीज़ें दिक्कत आती हैं।
तो और अगर आप ठीक से बताएंगे कभी कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब इसका एकमात्र सोल्यूशन यही है कि अगर कोई चीज़ छूट जाती है या हम गलत बता देते हैं, हाँ यही मैं पूछना चाह रही थी कि उसका सोल्यूशन फिर क्या होना चाहिए। दीजिए कि मेरे को डायबिटीज़ थी लेकिन वो उस समय मैं दवाई ले रहा था, नहीं आई, या जो भी है, या मुझे ये परेशानी है, या मुझे तब नहीं थी अब हो गई है, तो कृपया आप इस पॉलिसी में दर्ज कर लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जो होती है उसको वो जिस टाइम आप पॉलिसी परचेज कर रहे होते हैं वो उस समय की आपकी हेल्थ कंडीशन देखती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं आपको 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हो सकती हैं, तो आप उसके हिसाब से आप पॉलिसी को अपडेट करा सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, यानी यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं, जब भी आप इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, तो फॉर्म जो आप फिलअप करके देते हैं, अपनी डिटेल्स जो आप फिलअप करके देते हैं, एक एक डिटेल आपको जेन्युइन तरीके से भरनी है। अगर कोई डिटेल छूट जाती है, कोई बात रह जाती है या आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है, आपको बाद में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए बाद में आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो तो फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ध्यानपूर्वक सही डिटेल्स आप भरें ताकि आपको परेशानी ना हो और साथ ही साथ आपके परिवार को भी परेशानी ना हो। लाइफ इंश्योरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं पुनीत जी, इसका और क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है, किस किस रूप में मिल सकता है, और क्या पर्टिकुलर इंसान को ही इसका बेनिफिट मिलेगा जो कि लाइफ इंश्योरेंस अपनी कराएगा, या फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए इस बहुत तरह के प्लान हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप बच्चों के लिए प्लान ले सकते हैं, आप पेंशन प्लान ले सकते हैं, आप एन्युटी प्लान ले सकते हैं। तो वो तो जैसे जैसा आपका पर्पस है, आप अपने गोल्स के हिसाब से प्लान ले सकते हैं। और पॉलिसी का फ़ायदा कभी भी एक व्यक्ति को नहीं होता, पूरे परिवार को होता है। आप जीवित हैं, आपके पास पैसे आएंगे तब भी आप अपने परिवार पे खर्च करेंगे, और आप नहीं हैं तब पैसे आएंगे तब भी आपके पूरे परिवार पे खर्च करेंगे। तो इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हमेशा पूरे परिवार की पॉलिसियाँ होती हैं। चलिए, तो इसका बेनिफिट यानी पूरे परिवार को मिलता है, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। इसीलिए अगर अभी तक भी आपने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया है तो अब समय आ गया है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराएं और अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। और कोई बात अगर आप जानना चाहते हैं तो ये देखिए, ये डिटेल्स लगातार फ्लैश हो रही है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस की अब मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि ये किस किस तरह का इंश्योरेंस होता है, और जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का इंश्योरेंस जो है इंक्लूड होता है? जनरल इंश्योरेंस में सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग्स हैं उन सभी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। जैसे अगर हम शुरू करें, सबसे पहले आप लोग कार या व्हीकल का इंश्योरेंस लेते हैं, उसके बाद हाउस होल्ड लेते हैं, फिर शॉपकीपर लेते हैं। जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, इवन मोबाइल, ये जो कैमरा जिसमें हम शूट कर रहे हैं, हर चीज़ का इंश्योरेंस उपलब्ध है। और इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क हेज करना। अगर ये कल को ख़राब हो जाता है या ये चोरी हो जाता है तो इसका जो भी क्लेम अमाउंट है वो कंपनियां आपको देती हैं। तो ये जो जनरल इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का, इसको कराने के लिए क्या क्या खास बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? अब जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में आपने बताया कि भाई ये बातें हैं जो जहन में रखनी चाहिए कि आप फॉर्म अच्छे से फिलअप करें और इतने का आप जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं, इतना प्रीमियम आपको देना पड़ सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं जनरल इंश्योरेंस में भी अप्लाई होती हैं या उसकी टर्म्स कंडीशंस थोड़ी सी डिफर है? मैडम देखिए, उतना ज़्यादा तो टिपिकल नहीं जितना लाइफ इंश्योरेंस होता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस वाली जो कंपनियां होती हैं वो बिल के हिसाब से उनका रेट होता है। जैसे आप कार इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें एक वैल्यू होती है कार की, उसके हिसाब से इंश्योरेंस होता है। फिर उसमें 2 तरीके का इंश्योरेंस होता है, एक नॉर्मल इंश्योरेंस, एक जीरो डेप। नॉर्मल में होता है कि जो उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो कट के आपको पेमेंट मिलता है। जीरो डेप का मतलब होता है जितना आपका लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा आपको मिलता है। उसमें इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और दूसरी बात, सारी चीज़ें जो होती हैं अंडरराइटिंग में और क्लेम उसमें जो, क्योंकि वो नॉन लिविंग नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में अगर कोई चीज़ छूट गई है, कोई क्लेम में दिक्कत आ रही है, तो उसकी अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए आप जीवित होते हो, आप सामने होते हो, आप उसकी सामने वाले की बात का जवाब देते हो और अपना काम करा लेते हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो पॉलिसी लेता है क्लेम के टाइम पे वो होता ही नहीं है। आपने क्या लिया था, क्या आपको समझाया गया था, क्या आपको बताया गया था, ये ज़्यादातर मामलों में परिवार को पता ही नहीं होता। कई बार तो पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि जिन्होंने लिया होता उन्होंने बहुत सेफ कस्टडी में, कहीं अपने ऑफिस में, लॉकर में रख दिए होते हैं, बच्चों के पास चाबी नहीं होती है। तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज है। जनरल इंश्योरेंस इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर भी यही बात कहूँगा कि सारी चीज़ें बता के समझ के पॉलिसी लेनी चाहिए और एक समझदार
अच्छे एडवाइज़र से पॉलिसी लेनी चाहिए, जिससे आपको ये सब दिक्कतों का सामना कम से कम करना पड़े। जी। अच्छा, अब जैसे जनरल इंश्योरेंस की बात चल रही है, हम लोग व्हीकल की बात आपने कही कि व्हीकल का इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब आजकल अगर आप कोई भी नई गाड़ी खरीदते हैं या नया कोई भी व्हीकल आप खरीदते हैं, बाइक खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको वो इंश्योर्ड करी कराई कंपनी से मिलती है। तो इसका क्या रीज़न है कि कंपनियां आपको पहले ही वो इंश्योर करा के देती हैं? क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि बिना इंश्योरेंस के आप कार खरीद ही नहीं सकते हैं, बिना इंश्योरेंस के आप बाइक खरीद ही नहीं सकते, आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि ऑलरेडी कंपनी ही पहले उसको इंश्योर करा के आपको देती है कि आप नहीं करा सकते हैं बाद में? कि कंपनी ही करा के देती है। गवर्नमेंट का और कंपनी का कहना यह है कि जब आप सड़क पे आएँ तो आपका फुल इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके ड्राइवर का इंश्योरेंस होना चाहिए, गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मतलब आपकी गाड़ी से किसी और को कोई चोट ना लग जाए। जिसको चोट लगी, अगर मान लीजिए, तो जो आदमी हर्ट हुआ है या जो नुकसान हुआ है उसका इंश्योरेंस। तो वो सारी चीज़ें सिक्योर करके गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कंपनियां गाड़ी बेचेंगी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ही देगी, वो थोड़ा सरलता के लिए बना दिया गया है कि एक ही जगह पे आप गाड़ी भी खरीद रहे हो तो वहीं से इंश्योरेंस भी खरीद लो, वहीं से मड फ्लैप भी खरीद लो, वहीं से मंदिर भी खरीद लो आप, इसलिए ऐसा आसान बना दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहीं से खरीदेंगे, जहां आपको सस्ता पड़े आप 4 जगह से रेट लीजिए अपने उस इंश्योरेंस के, समझिए उस इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ कवर है, क्या क्या नहीं है, क्या चीज़ आपको रखनी है। कई बार हम देखते हैं लोग नई गाड़ी खरीदते हैं, उसमें वारंटी होती है 5 साल की, 3 साल की, उसके बाद भी उसको इंजन और गियर प्रोटेक्शन बेच दिया जाता है ये कह के कि सर ये भी। अरे जब आप नई गाड़ी ले रहे हो और उसमें सारी चीज़ ऑलरेडी कवर है तो आप अलग से क्यों प्रीमियम पे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें देख के समझ के आप बाहर से या शोरूम से कहीं से भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कराने से पहले एक बार पढ़िए समझिए जरूर। दिक्कत तब आती है कि जब पॉलिसी आए हुए 6-6 महीने हो जाते हैं, लोग उसके खोल के पढ़ते भी नहीं है मैडम। तो अगर आप जब भी पॉलिसी करें, क्योंकि आपको उस टाइम याद होता है कि आपने क्या लिया था और सामने वाले ने आपको क्या दिया था, तो एक बार जब पॉलिसी आई थी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें और चेक जरूर करें। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी पुनीत जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे और पूछना चाहती हूँ कि गाड़ी के इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, जब हम गाड़ी खरीदते हैं नई, तो फर्स्ट ईयर में हमें जो है कुछ अमाउंट देना होता है इंश्योरेंस का, और पर ईयर वो जो अमाउंट है इंश्योरेंस का वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? सेम अमाउंट क्यों नहीं रहता, या बढ़ता क्यों नहीं है, घटता क्यों चला जाता है? देखिए, इसमें ये बात होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी की जो वैल्यू है वो हर साल कम होती रहती है। मान लीजिए आपने आज कोई नई गाड़ी खरीदी है, वो 10 लाख की उसकी वैल्यू है, अगले साल जब आप उसको बेचने जाओगे तो 10 लाख तो नहीं रहेगी ना, 9.5 या 8.5 लाख रह जाएगी। तो उसका उन्होंने एक बनाया हुआ है कि 10% उसका जो है डेप्रिसिएशन हम मानते हैं कार का, और ये मानते हैं कि 10 साल बाद वो गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जैसे जैसे गाड़ी की वैल्यू कम होती चली जाती है वैसे वैसे ही इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम होता रहता है हर साल। लेकिन अब दूसरी चीज़ आ गई, अब जीरो डेप इंश्योरेंस भी आ गए हैं। तो जीरो डेप में क्या होता है, गाड़ी की वैल्यू कम नहीं होती है, बस केवल उसकी आईडीवी कम होती है। लेकिन अगर कभी इंश्योरेंस का क्लेम आएगा तो कंपनी आपको पूरे पैसे देगी। और भी एक और नई चीज़ आ गई है, रिटर्न टू इनवॉइस। उसका मतलब ये होता है कि आपने आज गाड़ी 10 लाख की खरीदी है, लेकिन 2 साल बाद गाड़ी में लॉस हुआ है और उस टाइम उस कंपनी में उस मॉडल की कीमत 12 लाख है, तो कंपनी आपको 12 लाख रुपए देती है। तो उसमें प्रीमियम कम होने की जगह कई बार प्रीमियम बढ़ता भी है, क्योंकि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा कंपनी का वैसे वैसे वो प्रीमियम आपसे ज़्यादा चार्ज करेगी, और जैसे जैसे वैल्यू कम होगी, रिस्क कम होगा, तो वो वैसे वैसे वैल्यू प्रीमियम आपसे कम लेगी। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से कौन सा इंश्योरेंस जो है वो बेस्ट इंश्योरेंस है इन सभी? देखिए, मैं तो बनिया हूँ, मैं तो सोचता हूँ सबसे कम पैसे खर्च करो और सबसे ज़्यादा बेनिफिट लो। ठीक है, 2 जगह से ट्राई करके लो और पूरी बात समझ के लो, और जीरो डेप इंश्योरेंस लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उसके हमने मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए हों, और ऐसे बेनिफिट्स भी ना हो कि जो 2 जगह रिपीट हो रहे हो। कुछ चीज़ें आपकी वारंटी में भी कवर हो, उसके बाद भी आपके एडवाइज़र ने आपको चेप रखी हो, तो ये भी चीज़ का गौर करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा जीरो डेप हो और पूरा समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस की वैल्यू जब भी समझ में आती है जब उसकी ज़रूरत होती है, और अक्सर ये देखा जाता है कि जब इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस होता नहीं है। ये दोनों जगह बात आती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेडिक्लेम हो या जनरल इंश्योरेंस हो। जब आप ठीक हैं, जब आपकी सेहत ठीक है, तब आपको इंश्योरेंस मिल सकता था, तब आपने लिया नहीं। आज आप बीमार हैं, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो आपको कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देती हैं। यही कार में आता है, और यही जो है
लाइफ इंश्योरेंस में। तो ये जो इंश्योरेंस है, जीरो डेप्थ की इंश्योरेंस की आप जो बात कर रहे हैं या प्रीमियम बढ़ने वाले इंश्योरेंस की जो आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में ही अप्लाई होती हैं ये चीज़ें? ये सब चीज़ें जनरल इंश्योरेंस में ही अप्लाई होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहती हूँ। अब जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपने हमें कुछ बातें बताई हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बताई हैं और जनरल इंश्योरेंस को लेकर भी बताई हैं। इन तीनों ही इंश्योरेंसेज में और कौन कौन सी ऐसी खास बातें होनी चाहिए जो एक व्यक्ति विशेष को अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए जब भी वो पॉलिसी लेने की सोच रहा हो? देखिए, जब भी पॉलिसी लेने के लिए आप सोचें या जब भी आप कभी प्लान बनाएं तो सबसे पहले अपने गोल सेट करें। अगर मान लीजिए मेरे से बात करी जाए कि मेरे को अगर पॉलिसी लेनी हो तो मेरा गोल क्या है, तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि मैं 100 साल तक जिंदा रहने वाला हूँ, मैं मरने वाला हुई नहीं। अगर मैं 100 साल तक जिंदा रहने वाला हूँ तो इंश्योरेंस की बात ही खत्म हो गई, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, इंश्योरेंस की ज़रूरत या सेविंग की ज़रूरत तब भी है जब आप जिंदा रहेंगे। देखिए, सबसे पहले जिंदा रहने के लिए मुझे चाहिए खाना, खाने के साथ दूध या दवाइयाँ, और उसके बाद अगर मैं डॉक्टर के यहाँ कभी जाता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ, तो मेरे पास फंड होना चाहिए पैसा देने के लिए डॉक्टर को। अगर फंड नहीं है तो फिर मेडिक्लेम या इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। ये सब मेरे जिंदा रहने का प्रोसीजर है। उसके बाद में मेरी एक एज होनी है 50 साल, 55 साल, 60 साल, जब मेरे हाथ पैर उतने काम नहीं करेंगे लेकिन पैसा मुझे रोज चाहिए क्योंकि मैं 100 साल तक जीने वाला हूँ। तो मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसे प्लान होने चाहिए कि हर महीने की 1 तारीख को मेरे पास 50,000, 1 लाख या जो भी मेरी नेसेसिटी है उतना पैसा हर महीने आना चाहिए। सबसे पहले तो प्लानिंग करनी चाहिए जिंदा रहने की, तो उस हिसाब से हमें पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए, उस हिसाब से हमें पॉलिसी प्लान करनी चाहिए। बाद में हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर बाई चांस मैं नहीं रहता हूँ, आज मेरी उम्र जो भी है 35 साल, 40 साल, अगर मैं आज की मेरी क्या लायबिलिटीज़ हैं, अगर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता, मेरे परिवार के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि कल को मैं नहीं हूँ, तो मेरे पीछे क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या क्या खर्चे हैं, तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप जिंदा रहें, चिरायु रहें, खूब लंबी आयु पूरी करें, तो आपको रोज पैसा चाहिए, उसके हिसाब से प्लानिंग। और यदि आप नहीं हैं तो आपके पीछे जो जिनको आप छोड़ के जाएंगे, आपके जो प्रेमी लोग हैं, आपके घर के परिवार के लोग हैं, उनकी आयु और उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके लिए पैसे। तो दोनों ही कंडीशन में हमें पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको जो है एक सही प्लानिंग करनी चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी है सही प्लानिंग करना। जिस तरह से पुनीत जी ने आपको समझाया है कि सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि आखिर किस पर्पस के लिए आप जो है अपने आप को इंश्योर कराना चाहते हैं, इंश्योरेंस स्कीम जो है आप लेना चाहते हैं। बीच में पुनीत जी आपने एक बात कही थी, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना इंश्योरेंस कराता है और सडनली वो चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी इतना सिक्योर करके रखी है कि फैमिली मेम्बर्स को भी वो बता करके नहीं गया है। उस केस में फैमिली मेम्बर्स क्या कुछ करें क्लेम लेने के लिए, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, डिटेल्स उनको पता नहीं है, कुछ भी पॉलिसी के बारे में उनको नहीं बताया गया था, तो बाद में फैमिली मेंबर्स क्या कुछ करें? देखिए, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन दर्शकों से मेरी सबसे पहली प्रार्थना तो ये है कि कभी भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनी पॉलिसी समझ के मत रखिए कि ये पुनीत गुप्ता के नाम से पॉलिसी है तो ये पुनीत गुप्ता की है। सच में वो पॉलिसी पुनीत गुप्ता की है ही नहीं, वो उस पूरी फैमिली की पॉलिसी है। तो हमेशा LIC पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी ऐसी जगह पे रखें जो आप ना हो, या आपको इमरजेंसी में कभी चाहिए तो पीछे से बच्चे या वाइफ या आपका कोई भी घर का आदमी उसको ढूंढ कर ला सके। हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जब मेडिक्लेम की जरूरत पड़ी, आदमी अस्पताल चला गया, लेकिन वहाँ पे घर वालों को मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है, उसके कागज कहाँ रखे हैं ये पता नहीं है, या किससे बात करनी है ये पता नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों से ये नम्र निवेदन करूंगा कि पॉलिसी बिल्कुल आप सेफ रखिए, पॉलिसी बॉन्ड सेफ रखिए मेन पेपर, लेकिन उसकी फोटो स्टेट कम से कम ड्रॉर में या ऐसी जगह रखिए कि जब आपको रात को भी अगर भागना पड़े तो वो पॉलिसी आप चलते चलते वहां से उठा के ले सकें। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप अपनी वाइफ से या अपने स्पाउस से जो भी है उससे जरूर शेयर कीजिए कि कल को आप बीमार हैं या आप नहीं हैं तो उससे किससे कॉन्ट्रैक्ट करना है। पॉलिसी बॉन्ड को साफ रखिए हमेशा, और उनके साथ में फ़ोन नंबर रखिए, जो भी आपका एडवाइज़र है या जो भी ब्रांच है आपकी नियर की, उसका फ़ोन नंबर एड्रेस रखिए, और रखिए कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अगर मैं कल नहीं हूँ तो आपको इन लोगों से संपर्क करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पॉलिसियाँ मिलती ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नहीं मिलेंगी तो पेमेंट नहीं होगा, मैं या मेरा और कोई ना कोई भाई उनका पेमेंट करवा देता है, लेकिन जो काम 1 हफ्ते का या 2 दिन का होता है उस काम में महीनों, 5 महीने, 6 महीने और 1 साल लगता है। और पीछे बच्चों को लगता है कि मेरे को जो है कितना कष्ट हो रहा है, या कंपनी पैसा नहीं देना चाहती, या हमारे पापा या हमारा प्रिय ऐसा था कि उसको यही नहीं पता कि पॉलिसी कहाँ रखनी थी। तो उस चीज़ से बचें और कोशिश करें कि पॉलिसी के बारे में कम से कम स्पाउस को या घर के जो भी लोग हों उनको पता हो।
देखिए दर्शकों, वाकई में बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि जब भी आप अपना कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो वाकई में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि यदि उनको जानकारी नहीं होगी और आपको कुछ हो जाता है, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, तो बाद में वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बार बार कंपनी के चक्कर काटने पड़ते हैं, अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, सामने वाले का भी वक्त ज़ाया करते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो जब भी आप पॉलिसी कोई लेते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को आप जरूर बता करके रखिए, ताकि जब उसकी जरूरत होती है तो उन मेंबर्स को जो है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। देखिए, अगर पॉलिसी बॉन्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट नहीं मिलेगा। इंडेमनिटी लेकर या अखबार में एडवर्टाइजमेंट देके वो पैसा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समस्या ये आती है, ये कई बार नहीं पता चलता है कि वो पॉलिसी कौन सी कंपनी से ली गई है। तो कई बार ब्रांच जाकर पीछे उनके संबंधियों को कई बार ये जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पॉलिसी कौन सी कंपनी से ली हुई है। इसलिए सबसे अच्छा तो ये है कि पॉलिसी ऐसी जगह रखें जो आराम से मिल जाए, बाकी इंडेमनिटी देकर और बाकी कागजों की पूर्ति करके वो पैसा प्राप्त हो जाता है, पैसा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, तो देखिए दर्शकों, इस बात का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है इस बात को कि जब भी आप पॉलिसी कोई लेते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को ज़रूर इसकी जानकारी दे करके रखें, ताकि जब उनको ज़रूरत हो तो वो इसका बेनिफिट उठा सके। बाकी चलते चलते आपसे फिर मैं कहना चाहती हूँ कि यदि अब भी कोई बात ऐसी है जो आपकी समझ में न आई हो या जिसे आप दोबारा अच्छे से समझना चाहते हैं, या कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं बार बार, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल सकती है। यदि आप अपना इंश्योरेंस कराना भी चाहते हैं या आपने ऑलरेडी अपना इंश्योरेंस करा रखा है, उसका रिन्यूअल आप कराना चाहते हैं, तो भी यही नंबर्स हैं जो पूरी तरह से आपकी हेल्प करते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर अब हम विराम दे रहे हैं और पुनीत जी ने जो हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी का आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे। फिलहाल अनुमति आपसे चाहते हैं। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।